का जवाब दीजिएगा आप लोग। एक नहीं दो, विनीत जी दो सवाल। ठीक है, पहले एनर्जेटिक हो जाओ तुम लोग। सुस्त बैठे हुए, सबके सब सुस्त बैठे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे फंगस लगा हुआ है सबके ऊपर। थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ। और ये गाइडलाइन आई है कि मास्क लगा के बैठा जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी बात सुनिए, क्योंकि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो, रास्ते में कौन कौन मिल रहा है ये हम नहीं जानते, है ना। और हमारा ये जो है कोरोना वायरस जो है, किसके थ्रू किसके अंदर एंटर कर जाए, एंड वी एक्ट्स लाइक अ कैरियर, है ना। हम बिल्कुल एक कैरियर की तरह काम कर रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे पड़ोस में जो दादाजी हैं, घर दादाजी हैं, दादी जी हैं, छोटा सा भैया जो आपको देख करके भैया भैया करके जो है आपके पास चला आएगा, हम उसे दे देंगे, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम तो बड़ा अच्छा है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी हम आते हैं आपके अपने सवाल पर। ये चल क्यों नहीं रहा है? ओ, वीडियो ऑफ। मेडिकल स्टूडेंट्स का सबसे आसान सब्जेक्ट जो होता है, माना जाता है, दैट्स द बायोलॉजी। हालांकि आसान होता नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो हर बच्चा 360 में से 360 ला सकता था कि नहीं ला सकता? क्यों अभिषेक, अभिषेक हो ना, क्यों रमा? अगर इतना ही आसान अगर होता ये तो 360 में से 360 हर बच्चा पाता, और उसका जो है सिलेक्शन ना होता, किसकी वजह से? फिजिक्स या केमिस्ट्री की वजह से। लेकिन क्या होता है कि बायोलॉजी इतनी आसान होती नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन उसको आसान कैसे बनाया जाता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बोर्ड और कंपटीशन दोनों बिल्कुल अलग चीजें, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। एक बच्चा लास्ट ईयर मेरे पास था, उसके परसेंटेज थे 98%, और एक बच्चा था शोएब खान, उसके परसेंटेज थे 85%। कैन यू बिलीव, इस साल इसके 620 नंबर हैं और इस बच्चे के 570 नंबर। मैं मुलाकात करवा सकता, आज सुबह मेरी शोएब खान से बात हुई। कितने उसके बेटा? 620। और इस बच्चे के नंबर कितने जिसके 98% थे? कितने उसके? 570। ये बॉर्डर लाइन का बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, और ये श्योर सिलेक्शन है इसका, है ना। यहाँ पर इसको कट ऑफ का इंतजार करना पड़ेगा, मेरिट का इंतजार करना। मेरे बताने का मकसद ये है कि कंपटीशन एंड बोर्ड्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर हमें जितने बच्चे आप बैठे हो, आप सब एक दूसरे कंपटीटर हो, लेकिन साथ ही साथ हु इज योर कंपटीटर? हर साल बच्चे करीब 15 लाख बच्चे बैठते हैं, और हर साल 1 या 2 लाख बच्चे क्या होते हैं बेटा? बढ़ते हैं, है ना। मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है आपकी नीट में? 25 ईयर। 25 ईयर मतलब एक 18 साल का बच्चा और एक 25 साल का बूढ़ा दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है। मैं बूढ़ा ही कहूंगा ना उसे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के तहत उसने काम किया। एक साल 11th पढ़ा, एक साल 12th पढ़ा, एक साल जूलॉजी, एक साल बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड देन आखिरी ईयर में उसने क्या किया? अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तब जाकर के उसका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन कितने बार हो रहा है? 590 नंबर। सिर्फ वो सिलेक्ट हो रहा है, रैंक नहीं लगा रहा है। आपके पास 6 महीने हैं। आपका कंपटीटर कौन है? हु इज योर कंपटीटर? आपका कंपटीटर पूरे जो है 15 से 16 लाख वाली आबादी वाले बंदे हैं जो आपके साथ अपीयर होंगे। हमें उसी हिसाब से मैनेज करना है खुद को। और ये बिल्कुल नटशेल में आप समझ लीजिए कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। एनसीईआरटी पे ही हमें फोकस करना है प्रॉपरली, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बेटा? अपने आप को तैयार करना है। देखिए 2 पैटर्न होता है पढ़ाई करने का। जब बच्चा 11th में आता है तो उसको सारी चीजें बहुत ही स्मूथली एक एक करके बहुत सीक्वेंशियल मैनर में हम चलते हैं। लेकिन जब बच्चा रिपीट करता है, जैसे आप लोग 11th भी पढ़ चुके हैं, 12th भी पढ़ चुके हो अच्छे से,
तो यहाँ पर हम जो चीज पढ़ाएंगे उनमें क्या होगा, कोरिलेशन होगा। क्या होता है, कोरिलेशन। कोरिलेशन करने में शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब आपका जो नॉलेज लेवल है 15 दिन 20 दिन 22 दिन में जब आप समझ जाओगे कि हमारा टीचर किस पैटर्न पे पढ़ा रहा है, उस हिसाब से जब आप मैनेज करोगे खुद को, तो आप खुद भी एक चीज पढ़ोगे उससे 10 चीज खुद ब खुद निकाल लोगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, आपने देखा था किस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं बेटा, ये दिमाग में रख लेना कि हमारा कंपटीटर कौन है। कौन है? एक दूसरे कंपटीटर विनीत और अभिषेक है। विनीत का कंपटीशन रमा से है, ममता से है, मोहिनी से है, और किसे, अमित परिहार से। इन सब का कंपटीशन है। और तो कौन कंपटीटर है हमारा पूरे अक्रॉस इंडिया में, जो इस साल हमारे साथी अपीयर होंगे, आपके साथी, जो 15 लाख 16 लाख 18 लाख होंगे। क्योंकि भाई सारे बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होता ना, कुछ का सिलेक्शन होता है। उनमें से मान लिया कि 50% क्या हो गए भाई, ड्रॉप कर गए, 50% फिर से कहीं जो है एडमिशन ले लिए, बीएससी में, बीए में, या कहीं कहीं एडमिशन ले लिए। लेकिन उनमें से आधी आबादी आपके साथ फिर से जो है जुड़ गई है ना। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा टिश्यू। कौन सा टॉपिक है बेटा हमारा? टिश्यू का टॉपिक है। हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे। एपिथेलियल टिश्यू में हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, और सिंपल एपिथेलियम में हमने आपको बता दिया था कि हमारा स्क्वामस एपिथेलियम कौन सा है। स्क्वामस एपिथेलियम कौन सा है? कौन कौन और वेटिंग रूम में, एक मिनट। हाँ ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए बेटा। स्क्वामस एपिथेलियम हमने बता दिया था, और हमने आपको कौन सा बता दिया था बेटा? कॉलमनर एपिथेलियम बता दिया था। कॉलमनर एपिथेलियम में हमने ये भी बता दिया था कि कौन सा आपका ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। और हमने आपको बताया था कि सीलिएटेड एपिथेलियम कौन सा है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड और सीलिएटेड एपिथेलियम हमने बता दिया था। दोनों के मॉडिफिकेशंस में क्या क्या एडवांटेजेस थे ये भी हमने बताया था। कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या होता है बेटा? माइक्रोविलाई बनाते हैं, और माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। जो सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं उनका क्या काम होता है बेटा? उनका काम होता है किसी भी सब्सटेंसेस को पुश करना या मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर होती है, किस तरीके से जब आप खाना खाते वक्त अगर आप बोल देते हैं तो फूड पार्टिकल्स हमारी ट्रैकिया के अंदर अगर एंटर करता है तो हमें तुरंत रिफ्लेक्स जर्क होता है, रिफ्लेक्स एक्शन आता है, और हम जब खांसते हैं तो पानी या जो भी फूड पार्टिकल्स होता है हमारे नाक के रास्ते बाहर निकल आता है। दैट इज द ड्यू टू द सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये ब्रॉड वे में मैंने आपको बताया था काइनोसिलिया और स्टेरियोसिलिया के बारे में बताया था कि जो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, लेकिन स्टेरियोसिलिया और काइनोसिलिया के बारे में क्या एनसीईआरटी में मेंशन है? कहीं पर नहीं मेंशन है। इसलिए सिर्फ हमें किस पर फोकस करना है? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर फोकस करना है। आपसे पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग किसकी होती है, तो आप बोलोगे कि सर सीलिएटेड एपिथेलियम की होती है। ठीक है, आप बोलोगे, आपसे पूछा जाए कि इंटेस्टाइन के अंदर किस टाइप के एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर माइक्रोविलाई पाया जाता है या ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाया जाता है। दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन। और एपिथेलियल टिश्यू से या कनेक्टिव टिश्यू से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू से, वहां सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के बेसिस पर सवाल पूछा जाता है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। स्क्रीन ब्लर दिख रही है? यस सर। तुम्हारा नेटवर्क वीक है बेटा। ठीक है, कीबोर्ड एपिथेलियम। जस्ट वेट, मैं कुछ शेयर करता हूँ आपको। देखिए बेटा, यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए आपका, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस टाइप का है बेटा? ट्यूब की शेप का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बताया था आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये बताया था कि स्क्वामस एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर होता है और ओवल शेप होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बताया क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ट्यूब की शेप का आपका सेल है और इसका न्यूक्लियस कैसा स्फेरिकल है और ये सेंटर पर पाया जाता है। लेकिन जो आपका कॉलमनर एपिथेलियम है इसकी लेंथ ज्यादा होगी
और इसकी जो विड्थ होगी वो कम होगी, इसका न्यूक्लियस ओवल शेप होगा और कहाँ पर होगा बेटा, बेस की तरफ होगा, इसकी तरफ होगा, बेस की तरफ होगा। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो हम बात करने चल रहे हैं बेटा किसकी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख रहे हो ना, ये कैसा है बेटा, ये आपका कॉलमनर एपिथेलियम है और कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये सीलिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे जब सेल पढ़ेंगे, उनके केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, उनके अंदर जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है या 9+0 का अरेंजमेंट होता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, ऐसे मत बैठो, बी अटेंटिव इन माय क्लास, ठीक है। इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है ना, पता है। चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, समझिए। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि इसका शेप कैसा होगा बेटा, क्यूब के जैसा होगा, इस तरीके से। न्यूक्लियस कहां पर होंगे, सेंटर पर। अब इस सेल्स के नीचे, ये जो क्यूबिकल सेल्स है, क्यूबिकल सेल्स के नीचे आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पता है हमें, नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे हमें क्या दिखाई पड़ता है, बताइए, हमें डर्मिस की लेयर दिखाई पड़ती है। और हमें ये पता है अच्छे से कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं नॉन वेस्कुलर होते हैं या एवेस्कुलर होते हैं, यहाँ पर इनके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, ये न्यूट्रिशन लेंगे किससे, इस डर्मिस लेयर से लेंगे, ठीक है, इस डर्मिस लेयर से जो है ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, कैसी इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, जिसमें आप और सारा चीजें एक आध दो सेल इसमें आप और जो है ऐड कर सकते हैं, इसको बड़ा कर लीजिए। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका और यहाँ पर आपका सेल है, ये आपका क्यूबॉइडल सेल्स, ये बना लीजिए वो छोटा सा। बाकी सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है, उसको आप लेकर के आइए, और बगैर एनसीईआरटी की क्लास में आना जो है आपके लिए फिजिबल नहीं होता। ये डर्मिस की लेयर, तो ये आपका क्या है बेटा, क्यूबॉइडल सेल है, दिस इज द क्यूबॉइडल सेल and this is a basement membrane and this is the dermis layer। बताया था ना कल, डर्मिस किसका क्या है बेटा, डर्मिस एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी ओरिजिन क्या होगी, इसकी ओरिजिन हमारी मेसोडर्म होगी, मेसोडर्मल ओरिजिन होगी इसकी, ठीक है। अब इनकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है, लोकेशन इनकी आप समझ सकते हैं, लोकेशन in the ducts of some glands, जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, you know what is the another name of pancreatic duct, Rama, you know बेटा, क्योंकि पैंक्रियाज यहाँ पर है ना, देखिए ये लूप ऑफ ड्यूडेनम है हमारा, है ना, यहीं पर इसका क्या है, यहाँ पर पैंक्रियाज लगा हुआ है। अब इस पैंक्रियाज के अंदर इसकी जो मेन डक्ट होती है, ये डक्ट ये चलती है, यहाँ पर ओपन होती है, उसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और ऊपर की तरफ से आपका क्या आता है बेटा, बाइल डक्ट आता है, कॉमन बाइल डक्ट, इसके अंदर आता है ओपन हुआ, ठीक है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का दूसरा नाम होता है डक्ट ऑफ बर्सूम, डक्ट ऑफ बर्सूम, डक्ट ऑफ बर्सूम, ठीक है। बट आप फोकस करिए किस पे, पैंक्रियाटिक डक्ट के ऊपर फोकस करिए। और कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है बताइए, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा पाया जाएगा आपके एग्जांपल में और लिखिएगा, गोनाड्स के अंदर पाया जाएगा, स्पेशली गोनाड्स के अंदर आप जानते हैं ना क्या होता है बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम होता है कि नहीं होता, क्या होता है बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, टू प्रोड्यूस द गैमीट, टू प्रोड्यूस द गैमीट। मेल के केस में जो गैमीट बनेगा वो क्या होगा बेटा, स्पर्म होगा, मेल के केस में जो गैमीट बनेगा वो स्पर्म होगा, और फीमेल के केस में जो गैमीट बनेगा दैट इज द ओवा, दैट इज द ओवा। ये आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको ये देखना पड़ेगा।
उसके बाद मैं बताऊं आपको ये और कहां पर पाया जाता है, और पाया जाता है थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। Do you know what is the function of the loop of Henle and where it is found? Nephron का part है। And what is the function of the loop of Henle? For what? Minerals and water नहीं। दो चीजें होती हैं, कल मैंने बताया था आपको, फिर से समझिए। Beneath एक मोटी दीवार है, उसको भेदना आसान है, या पतली दीवार है, उसको भेदना आसान है। पतली दीवार। थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, जस्ट अ मिनट बेटा, कुछ बच्चे ऑनलाइन हैं। हाँ, तो जो थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, वहां पर जो मेजॉरिटी में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है। थिक सेगमेंट में चूंकि थिक लेयर है और उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की है, इस वजह से वहां पर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है, वहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी होता है। दैट इज द कंसेप्ट। क्योंकि पूरे नेफ्रॉन में जो सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, मेनली हम जानते हैं पीसीटी में होगा, फिर आपका लूप ऑफ हेनले में होगा, फिर कहां पर होगा, डीसीटी में होगा, और थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में बहुत ही माइन्यूटली रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो आप समझिए लूप ऑफ हेनले जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा यूरिन कंसंट्रेशन होगा, और यूरिन कंसंट्रेशन जो हो रहा है, जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा? काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके साथ बन रहा है? जो हमारे इफरेंट आर्टेरियोल निकल करके आपके लूप ऑफ हेनले के साथ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वासा रेक्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है ना? नहीं समझ में आई? रमा आई बात नहीं समझ में? ठीक है, ठीक है, आप समझिए क्या कह रहे हैं हम, कि ये जो लूप ऑफ हेनले है वासा रेक्टा के साथ मिल करके काउंटर करंट मैकेनिज्म शो कर रहा है, और जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट हो रहा है और वाटर का कंजर्वेशन हो रहा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ एडाप्टेशन। यहाँ पर एडाप्टेशन की बात आप कर सकते हैं। जितने भी डिजर्ट एनिमल्स होते हैं उनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंगारू रेट की बात कर लूं, कंगारू रेट अपनी पूरी लाइफ में सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है नहीं पीता, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। बताने का मकसद हमारा ये था, जो थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां पर क्या पाया जाता है बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। और नीट का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, समझिए। ये जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लिखना है इसको, लिख लो। हमारा ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, समझो बेटा, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड, फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड, इसके बारे में सुना है? फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंदर ये पाया जाता है। और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है हमारे थायराइड फॉलिकल में, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये है हमारा थायराइड ग्लैंड, यह है हमारा थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर दो लोब्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, ठीक है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं, ठीक है। 11 की चीजें थोड़ा सा आप लोग भूल रहे हो, हम समझ रहे हैं, उनकी बातें पुरानी हो चुकी हैं। ये नॉन ग्लैंडुलर इस्थमस है, ये दो लोब्स हैं, इन दोनों लोब्स के अंदर आपको दिखाई पड़ता है फॉलिकल्स। इस तरीके से फॉलिकल्स जो होते हैं बेटा स्कैटर्ड होते हैं इसके अंदर। ये फॉलिकल्स जो होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर आपका जो मेन हार्मोन होता है T3 और T4 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको T4 को हम क्या बोलते हैं बेटा? थायरॉक्सिन कहते हैं, है ना। T4 को क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन कहते हैं। अरे बोलो यार, रिप्लाई करो तुम लोग। T4 को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन कहते हैं। T3 को क्या कहते हैं? उसको थायरॉक्सिन नहीं कहते।
बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। और T4 को क्या कहते हैं, थायरोक्सिन के अलावा उसको और भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं। ठीक है, तो वो T3 और T4 का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स के में होता है। और इसी फॉलिकुलर सेल्स में इनके साथ साथ बेटा छोटे छोटे और सेल्स इसके बिसाइड पाए जाते हैं। और जो बिसाइड होता है उनका मेडिकल टर्म में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैरा। पैरा का मतलब बिसाइड। तो फॉलिकुलर सेल्स के बिसाइड जो मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। जैसे थायराइड ग्लैंड के ठीक बिसाइड एक 4 ग्लैंड और मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरा थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा थायराइड। नाम में सब कुछ छिपा हुआ है, क्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, नाम में सारी चीजें छिपी हुई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका क्या बेटा, ये फॉलिकुलर सेल्स है। और ये जो दिख रहा है ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स है। और ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स से जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं TCP, उसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या कहते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। हम बात करें फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है, उनका मेन फंक्शन क्या है, देखिए। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो किसकी है बेटा, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये आप क्यूबोइडल एपिथेलियम बना लिए। ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम है। ये आपका क्या है बेटा, क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लिखते हुए चलिए हमारे साथ, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको आधे से ज्यादा एंडोक्राइन सिस्टम आपका फंक्शन आपको थायराइड का थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है बेटा, थायरोग्लोबुलिन होता है। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिकॉल करिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए। इसके अंदर ये जो सब्सटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर भरा होता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या भरा है बेटा, इसमें थायरोग्लोबुलिन भरा हुआ है। इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर एक स्पेशल टाइप का अमाइनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। क्या बोलते हैं इसको हम, टायरोसिन अमाइनो एसिड इसके अंदर है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा, आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। और मैं मानता हूं कि इसके साथ यहाँ पर बेटा ये सर्कुलेटिंग ब्लड है। ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, दिस इज द ब्लड वेसल। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या सर्कुलेट कर रहा है, आयोडाइड आयन। आपके ब्लड में आयोडाइड आयन क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलेट कर रहा है। ये आयोडाइड आयन को ट्रैप करने का, लेने का जो काम है वो करेगा हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम। एंड यू नो वेरी वेल by the addition of the iodide ion with the tyrosine there will be formation of the T3 and T4 step wise। समझ में आई बात। अगर मान लीजिए कि आपका थायराइड ग्लैंड है बट उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम उसकी फॉलिकुलर सेल्स में नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताइए, हाइपरथायराइडिज्म होगा या हाइपोथायराइडिज्म होगा, बोलो। हाइपो, एग्जैक्टली। अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम ही नहीं है, क्यूबोइडल एपिथेलियम ही नहीं है तो आयोडीन ट्रैप नहीं कर पाएगा। जब आयोडीन ट्रैप नहीं होगा तो ना तो T3 बनेगा और ना ही T4 बनेगा। इसका मतलब आपके ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थायरोक्सिन के लेवल के कम होने की बात को कैसे जो है प्रोनाउंस करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। कहते नहीं हाइपरटेंशन हो गया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपोटेंशन हो गया मतलब ब्लड प्रेशर उसका कम हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात समझ में आ गई। तो ये क्या कर रहा है क्यूबोइडल एपिथेलियम बेटा, ये हमारा क्यूबोइडल एक बार एपिथेलियम। रिपीट कर दीजिएगा, मेरा वो छूट गया था, वॉइस क्लियर नहीं थी। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको दोबारा मिल जाएगा। ओके सर। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या करेगा बेटा, ये आयोडाइड आयन को जो ब्लड सिस्टम में यानी कि ब्लड के अंदर क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलेट कर रहा है। और ये बहुत आसानी से इसके अंदर आएगा आयोडाइड आयन। और हम जानते हैं कि टायरोसिन जो है हमारा अमाइनो एसिड, जब टायरोसिन आपका एक आयोडाइड आयन के साथ जुड़ता है तब बनता है मोनो आयोडोटायरोसिन। और जब जब दो आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ
ये टायरोसिन जुड़ता है तब आपका क्या बनता है बेटा, डाई आइडोटायरोसिन। और जब 3 जुड़ता है यानी कि एक डाई आइडोटायरोसिन और एक मोनो आइडोटायरोसिन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, T3 बनता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक MIT प्लस एक MIT आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, DIT। और आपका जो DIT है और प्लस MIT है ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, ट्राई आइडो थायरोनीन, नॉट सीन। सीन नहीं कहेंगे यहाँ पर, यहाँ नीन कहेंगे, नाइन कहेंगे, थायरोनाइन, ट्राई आइडो थायरोनाइन। और दो DIT आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे बेटा, डाईआइडोथायरोनाइन। नहीं डाई टेट्रा आइडोथायरोनीन। और ये जो है आपका T3 है और ये आपका T4 है। चलते चलते एक बात इसमें और समझ लीजिए कि T3 इज मोर पोटेंट देन T4। लिख लीजिएगा कहीं, T3 इज मोर पोटेंट देन T4, ठीक है। और एक चीज और है, जब कभी भी T4 अपने टारगेट साइट पर पहुंचता है तो वहां से एक आयोडीन मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है और वो T3 ज्यादा एक्टिव होता है कभी भी। एंड यू नो दैट थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड व्हिच कैन स्टोर देयर ओन सिक्रीशन। ये हमारी बॉडी का इकलौता ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अपनी सिक्रीशन को खुद क्या करता है बेटा, स्टोर करता है, ठीक है। तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम के एडवांटेजेस, क्यूबोइडल एपिथेलियम के फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। आई थिंक मैं नहीं समझता कि अब आप दोबारा बोलोगे। अब इसी क्यूबोइडल एपिथेलियम का एक मॉडिफिकेशन होता है। क्या मॉडिफिकेशन होता है समझिए, इसका मॉडिफिकेशन होगा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। मेघा तुम क्लास में क्यों नहीं आई आज? सर आज पापा नहीं थे घर पर तो मैं लेट हो गई थी तो मम्मी ने कहा फिर ऑनलाइन क्लासेस ले ली, कल चले जाना। सही है, दोबारा। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम मतलब क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे यहाँ पे। ये पाया जाता है कहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी आप पूरी फिजियोलॉजी को आप कोरिलेट करेंगे। एग्जांपल बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एग्जांपल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप बताइए कि ये जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है कहाँ पर ज्यादा पाया जाएगा, PCT में ज्यादा होगा, PCT में ज्यादा होगा, बिकॉज PCT में हम जानते हैं कि 70 to 80% एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाएगा, DCT में पाया जाएगा। और DCT में जो होता है वहां पर ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, वहां पर रीअब्जॉर्प्शन तब होता है जब हमारे ब्लड में सोडियम की कमी होती है, वाटर की कमी होती है, तब वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स। जैसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किसके प्रेजेंस में होगा, बोलो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में होगा, है ना। और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, बोलो रमा, पैराथ हार्मोन की प्रेजेंस में, है ना। इसकी प्रेजेंस में होगा विनीत, पैराथ हार्मोन की प्रेजेंस में होगा। इस तरीके से जब कभी भी PCT DCT की बात आए ना आपके दिमाग में, तो ये पूरा कंसेप्ट दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। एक पॉइंट से 10 पॉइंट आप अपने आप को इलेबोरेट कर सको, आउट ऑफ NCERT एक पॉइंट नहीं बताया, क्या समझ, लेकिन क्या किया है, टिश्यू को पूरी फिजियोलॉजी से मैंने रिलेट किया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पर ज्यादा ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाएगा और यहाँ पर कंपैरेटिवली क्या होगा बेटा, कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसकी बात करेंगे बेटा, सीडो स्ट्रेटिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडो स्ट्रेटिफाइड, का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब शाब्दिक अर्थ बताइए हमें, मस्कुलर,
दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। अगर हम इसको बोलेंगे तो सिंगल लेयर है, सिंपल एपिथेलियम। ऐसे कर देंगे तो मल्टी लेयर हो गई। तो मल्टी लेयर होती है तो उसमें स्ट्रिएशंस दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिएटेड। बट यहाँ पर मामला अलग है। मामला यहाँ पर क्या है, ये सीडो स्ट्रेटिफाइड है, सिंगल लेयर्ड है, लेकिन अपीयरेंस इसका कैसा है, स्ट्रेटिफाइड की तरह है, कंपाउंड लेयर की तरह दिखाई पड़ा है क्या सिंगल, लेकिन दिखाई कैसे पड़ रहा है, मल्टी लेयर्ड की तरह दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेटा सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो स्ट्रेटिफाइड। शुरू में मैं अभी हफ्ते 10 दिन तक मैं स्लो चलूंगा, उसके बाद थोड़ा सा अपना पेस बढ़ाऊंगा, और जो है ओनली 6 मंथ, और मेरा ये टारगेट है कि 20th मार्च तक आपका पूरा सिलेबस में बन जाए, नहीं चाहिए, ताकि हमारे पास जो पूरे का पूरा अप्रैल का मंथ मिल रहा है और 10 दिन जो हमारे पास मार्च का मिलेगा, उनमें हम पूरी जो है बायोलॉजी का रिवीजन नटशेल में 2-2 घंटे बैठ करके आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बेटा मालूम है पढ़ते सभी हैं, पढ़ते सभी हैं। अगर पढ़ने से और कंसेप्ट से अगर सिलेक्शन होता तो आज मेडिकल कॉलेज की सीट 1 लाख और बढ़ गई होती, लेकिन सीटें क्या लिमिटेड है पढ़ते समय, बट प्रैक्टिस क्या होता है, कम होता है। कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक्स और आपकी मेहनत, सिलेक्शन इज योर्स। सीडो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक लेयर है, सीडो स्ट्रेटिफाइड, इसमें मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर लेयर आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। मान लीजिए इसके पास ये छोटी सी लेयर है, यहाँ पर ये बड़ी लेयर यहाँ शुरू हुई, ये छोटी लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, ये बड़ी वाली सेल, ये बड़ी वाली सेल, ये छोटी वाली सेल, और फिर जो है यहाँ पर ये बड़ी वाली सेल। इस तरीके से आप देखिए छोटी बड़ी यहाँ पर आपको अलग अलग सेल्स दिखाई पड़ रही है, और इनके न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा ऊपर नीचे है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो रहा है। तो अपीयरेंस हमको ऐसा दिख रहा है दूर से कि ये मल्टी लेयर्ड है, दिख कैसा रहा है, ये मल्टी लेयर्ड है, बट ये मल्टी लेयर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, यूनी लेयर है, सिंपल लेयर है। ठीक है, ये कैसी है बेटा, ये सिंपल लेयर है। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा, सम सेल्स आर लार्जर, some cells are larger and some cells are smaller, some cells are smaller, some cells are smaller। ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है बताइए, एग्जाम्पल बताइए। वेरी गुड, शाबाश। बेसिकली ये कहां पर पाया जाता है बेटा, हमारे ट्रैकिया में पाया जाता है, और ट्रैकिया में पाया जाता है तो साथ ही साथ इसी के बीच में आपको इसी में मॉडिफिकेशंस होते हैं बेटा, और आपको दिखाई पड़ेगा इसमें गॉबलेट सेल्स। क्या दिखाई पड़ेगा, गॉबलेट सेल्स। एंड यू नो जब आप खांसते हो तो क्या निकलता है, स्पुटम निकलता है, म्यूकस निकलता है, जिसको बलगम कहते हैं। वो कहाँ का सिक्रीशन है, इन्हीं गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन। क्या काम होता है म्यूकस का, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना, पैसेज को स्मूथ करना, पैसेज को स्मूथ करना। जैसे मेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट होता है, मेल का, आपने 12th में पढ़ा होगा, मेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट होता है, उस जेनिटल ट्रैक्ट में आपको एक ग्लैंड दिखाई पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, या उसी को हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। And what is the function of the bulbourethral gland? Bulbourethral gland आपका slimy substances, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लीन एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से जो यूरिथ्रा का पैसेज होता है, वो यूरिथ्रा का पैसेज कैसा हो जाए बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि जब वहां से सीमेन डिस्चार्ज हो तो उसकी एसिडिटी, सीमेन की जो एल्कलिनिटी है, उसको डिस्ट्रॉय ना करे। नेचर ने कितना सिस्टम से सारी चीजें बनाई हुई। तो वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में भी आपको क्या मिलेगा, गॉबलेट सेल्स मिलेंगे, या आप कह सकते हो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मिलेंगे। गॉबलेट सेल्स तो बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में पाई जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका
ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे आज ही। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये आपका यूनिलेयर है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी सिंगल लेयर सेल्स है, कैसा बेटा, ये सिंगल लेयर सेल्स है, ये सिंगल लेयर सेल है। अब इसी के अंदर क्या हो जाए, थोड़ा सा इन्वेजिनेशन हो जाए, थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना। ये मान लीजिए ये हो गया आपका, और अब ये जो शेप है इसका, ये कैसा हो गया, ये सेक्युलर, क्या हो गया, सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सैक लाइक। तो जब ये सैक लाइक कन्वर्ट हो जाए या ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तब ये किसका नेचर हो जाता है बेटा, ग्लैंडुलर का नेचर हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि ये जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम की ओरिजिन कौन कौन सी होगी, तीनों ही होगी ना, बताया था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। नर्वस टिश्यूज पर स्पेशली जैसे आपके न्यूरॉन्स हैं, उनके ऊपर की जो लाइनिंग बनेगी वो एक्टोडर्म डेरिवेटिव होगा। ठीक है। बोन्स वगैरह हो गया, मसल्स वगैरह हो गया, इसके ऊपर की जो लाइनिंग होगी वो भी एपिथेलियम की लाइनिंग है। उसका डेरिवेशन कहाँ से होगा, मेसोडर्म से होगा। और गट की जो लाइनिंग होगी, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके ट्रैकिया से लेकर, सॉरी एसोफेगस से लेकर के आपके रेक्टम तक, वहां तक की जो इनर और आउटर लाइनिंग होगी वो किसकी बनी हुई होगी, एंडोडर्म की बनी हुई होगी। ठीक है। तो यही आपका इकलौता आपका एपिथेलियम है जो कि तीनों जर्मिनल लेयर से बन सकता है। बाकी जैसे कनेक्टिव टिश्यू है वो हमेशा मेसोडर्म से डिराइव्ड होगा, आपका नर्वस टिश्यू है वो हमेशा किससे डिराइव्ड होगा, एक्टोडर्म से डिराइव्ड होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में इसका एग्जांपल जैसे हम लिख लेते हैं गॉबलेट सेल्स। इसका एग्जांपल हमने लिख दिया गॉबलेट सेल्स। यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये सारी बातें जो अभी तक हमने लिखाई थी वो इसमें है, और मैंने कल एक ग्रुप में शेयर किया था पूरा एपिथेलियम के बारे में। आप लोगों को शायद अभी ग्रुप नहीं बना है, अभी नहीं बनाया ना, तो ग्रुप बनेगा तो मैं उसकी पूरी पूरी पीडीएफ जो है, जो आपसे छूट भी आता है वो सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर दिखाया है हमने स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में, कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में, कहाँ फंक्शन होता है इसका, क्या इसका जो है लोकेशन होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, बट ब्लड दिख रहा है आपको ना, थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है ना, लेकिन जितनी चीजें हमने बनाई उसका शॉर्ट नोट्स आप बनाइएगा अपने से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, हेडिंग डालिएगा कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ले लो और लेकर जाओ। कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बेटा मल्टी लेयर्ड है ये क्या है, मल्टी लेयर्ड है। आपका हेयर, आपकी हथेली, क्या कहते हैं इसको, पाम कहते हैं, और पैर की सोल, इन सब पे जो लेयर्स होती हैं वो मल्टी लेयर्ड होती हैं। और तो और यहाँ पर दो टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक होता है आपका केराटिनाइज्ड और एक होता है आपका नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब जो स्लफ्ड ऑफ हो, मतलब जो टूट करके बाहर की तरफ निकले, और नॉन केराटिनाइज्ड जो कि टूटे नहीं, मल्टी लेयर्ड है बट वो टूट नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड है बेटा, दो इसमें होते हैं, एक है आपका केराटिनाइज्ड और एक है आपका नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, दो टाइप का है। तो केराटिनाइज्ड में क्या है बेटा,
कि जो स्लफ्ड ऑफ हो। अब इसको ये मत कहना कि सर एंडोमेट्रियम भी तो स्लफ्ड ऑफ हो रही है, तो क्या वो केराटिनाइज्ड है? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये जो केराटिनाइज्ड है इसमें मल्टी लेयर्ड होता है। लेयर का नाम हमें नहीं पढ़ना है, बट इन जनरल इंफॉर्मेशन में मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। जैसे इसमें मल्टी लेयर्ड होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे नीचे क्या होगा बेटा? बेसल लेयर होगी। सबसे नीचे कौन सी लेयर होगी? बेसल लेयर होगी, बेस वाली। इस बेसल लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम बेसल। क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रेटम बेसल। यानी यहां से चीजें बनना शुरू होंगी। पीछे की तरफ से अगर डिवीजन हो रहा है तो आगे वाला एक टाइम आने के बाद वो रिमूव हो जाएगा मेन बॉडी से। बात समझ में? पीछे की तरफ से कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, एक टाइम आने के बाद आगे वाली जो हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा अपनी बॉडी से, है ना? अब देखते नहीं हो, अभी हमारी नेल्स नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ेगी तो ये क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इस पे आप लोग लाखों खर्चा करते हो नेल पेंट्स वगैरह लगाना, वो नोचने के लिए काम आता है। हमला कर दो किसी के ऊपर, है कि नहीं? है। तो जैसे डिटैचमेंट हो रहा है मेन बॉडी से, एक डिटैचमेंट वाली बात मुझे याद आ रही है, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। टेनिया सोलियम पढ़ा है ना आपने? टेनिया सोलियम पढ़ा है। टेनिया सोलियम में भी उसके स्ट्रोबिला यानी उसकी नेक के पास कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन होता है, और उसके जो एक एक छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड कहते हैं। और एक टाइम आने के बाद जो लास्ट सेगमेंट वाले प्रोग्लॉटिड्स होते हैं उनको हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। और वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड उसकी मेन बॉडी से डिटैच होना शुरू हो जाता है। उस डिटैचमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं? नीट का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन। उस डिटैचमेंट प्रोसेस को, यानी कि डिटैचमेंट ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेनिया सोलियम, दैट इज कॉल्ड द एपोलिसिस। इसको हम कहते हैं बेटा एपोलिसिस। क्या कहा हमने? डिटैचमेंट ऑफ द ग्रेविड। ग्रेविड का मतलब पका हुआ। पका हुआ का मतलब क्या होता है? उसका जो यूटेरस होगा वो फिल्ड होगा किससे? फर्टिलाइज्ड एग से। ग्रेविड का मतलब पका हुआ। पका हुआ मतलब क्या होता है? उसका जो यूटेरस होगा वो फिल्ड होगा फर्टिलाइज्ड एग से। अब वो जब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जब अपनी मेन बॉडी से डिटैच होगा उसको हम एपोलिसिस कहेंगे। और वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड किसके थ्रू बाहर आएगा? थ्रू द स्टूल, थ्रू द डेफिकेशन। और वो स्टूल के थ्रू जब बाहर आएगा तो जो पिग होती है, पिग क्या करती है? डेफिकेटेड मैटर्स के ऊपर यानी कि स्टूल पर ही जाकर के फीड करती है। जब उसको फीड करेगी तो उसके अंदर का जो एग्स होगा वो एक क्या होगा बेटा? हैचिंग कर करके बाहर आएगा और ऑन्कोस्फेयर लार्वा बनेगा और उसकी मसल्स के अंदर चला जाएगा, सिस्टी सर्कस लार्वा बन जाएगा। और जो आदमी पोर्क खाएगा, क्या खाएगा? जो पिग का मांस खाएगा, तो इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क जो है क्या पास कर देता है बेटा? सिस्टी सर्कोसिस, यानी कि वो लार्वा ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा और उसको फिर से टीनिया सोलियम या टीनियासिस कॉज हो जाएगी। तो ये एपोलिसिस से रिलेटेड बात थी। तो केराटिनाइज में क्या होता है, मैं बता रहा था किस तरीके से डिटैचमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप ज्यादा दिन तक ना नहाइए तो बड़ी बॉडी से मैल निकलती है, तो एक्चुअली में मैल नहीं होती, वो आपकी टिश्यू का ही क्या होता है? कंटिन्यूअस डिवीजन होता है जो बाहर निकलता है। स्ट्रेटम बेसल। उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम। जर्मिनेटाइवम। उसके बाद जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसके ऊपर जो लेयर आती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। और फाइनली जो लेयर हमें दिखाई पड़ती है दैट इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। हमारे नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, हूफ हो गया, गाय भैंस बकरे का जो उसका खुर होता है, पैर होता है ना, वो हो गया, ये सब। और हॉर्न्स हो गया, सींग हो गई। जो आप देखते हो टॉर्टाइस देखते हो, टॉर्टाइस के ऊपर की जो कवरिंग होती है तो बहुत हार्ड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैरापेस। क्या बोलते हैं? कैरापेस। CARAPACE।
बहुत हार्ड होती है, वो भी एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है। जो सींग दिखती है वो भी एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। ये हेयर से दिख रहे हैं, ये भी हेयर एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है ना। तो वो जो आखिरी पार्ट होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये क्या बना रहा है बेटा? हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बना। जो नॉन केराटिनाइज्ड होता है उसके अंदर स्लव्ड ऑफ नहीं होता, उनके अंदर जो लेयर होती है अपर लेयर वो स्लव्ड ऑफ नहीं होती। मतलब वहां पर स्लव्ड ऑफ मतलब छंटना किसी चीज का, किसी चीज का रिमूव होना मेन बॉडी से। एपोलिसिस अलग है। जैसे देखो क्या होता है कि ये फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट हम बता दें, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है ये ना, एंडोमेट्रियम की वॉल हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या होता है, ये कट करके बाहर निकलती है। इस कट करके बाहर निकलने के प्रोसेस को हम स्लव्ड ऑफ कहते हैं। स्लव्ड ऑफ, SLOUGHED, स्लव्ड ऑफ, ऑफ OFF ना, ये होता है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर ये बना रहा है। अब एक पॉइंट है, ये याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर जो मेन प्रोटीन होता है उस मेन प्रोटीन को हम बोलते हैं बेटा केराटिन। क्या बोलते हैं मेन प्रोटीन को? हाँ, किसका बना होता है बेटा? केराटिन का। केराटिन जो आता है ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम के अंदर जो प्रोटीन होती है एलिडीन, याद मत करना इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ लिख लो, याद करना है सिर्फ केराटिन को। और कैसे याद करना है? जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है यानी कि जो हूफ होता है या जो हॉर्न होता है, जो हूफ होता है उसके अंदर या आपका जो बाल है इसके अंदर जो मेन प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। इसीलिए ये केराटिन प्रोटीन जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड ज्यादा होता है इसमें। इसीलिए आज जाकर के बाल को अगर आप जलाओगे तो बड़ी पंजेंट स्मेल आएगी, है ना। इसलिए जब लाश वगैरह जलाई जाती है शमशान घाट में, वहां पर देसी घी का यूज किया जाता है, चंदन की लकड़ी का यूज किया जाता है, कपूर का यूज किया जाता है, ताकि उसकी जो बैड स्मेल है उससे इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी पर्सन्स हैं उनको जो है प्रॉब्लम ना हो। उसके पीछे की वजह यही है, साइंटिफिक रीजन यही है। क्यों है उसके पीछे? मैंने बताया ये जो केराटिन है, केराटिन जो होता है बेटा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। और ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा होता है? वो होता है आपका सिस्टीन। क्या होता है? सिस्टीन। ये नीट का क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अभी इसको थोड़ा सा रिलेट कर लूंगा। क्या है बेटा? स्ट्रेटम ल्यूसिडम एलिडीन यहाँ से, और ये जो लेयर है बेटा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसको हम बोलते हैं केराटोहाइलिन लेयर। केराटोहाइलिन लेयर, केराटोहाइलिन लेयर में एलिडीन का सिंथेसिस होती है और इस एलिडीन से क्या बनता है बेटा? केराटिन बनता है। और केराटिन क्या है बेटा? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होता है। एक चीज और आप समझिएगा कि सिस्टीन का बड़ा ही बेहतरीन जो है काम होता है वो ये होता है कि ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। आप बताइए आपने और कहीं सुना है कि सिस्टीन का काम, सिस्टीन का काम आपने कहीं और सुना है? बताइए अभिषेक, विनीत आप बताइए, कहीं काम सुना है सिस्टीन का और कहीं नाम सुना हो? नहीं, ममता नहीं सुना है, मोहिनी आपने भी नहीं सुना। इंसुलिन के बारे में सुना है ना? इंसुलिन, इंसुलिन सुना है? इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स? 51 51 अमाइनो एसिड दो चेन में होते हैं, एक ए चेन और एक बी चेन। ए चेन में 30 होता है और बी में कितना होता है? 21 होता है। ए चेन और बी चेन को दोनों को जोड़ने का जो काम होता है वो ही सिस्टीन अमाइनो एसिड करता है, डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए। याद आया कुछ? जैसे मैंने बता दिया कि ये एक ए चेन है, ये एक बी चेन है, ठीक है, ये एक ए चेन है,
ये बी चेन है, इसके 7th अमाइनो एसिड पर क्या है बेटा, सिस्टीन है। इसके 20 अमाइनो एसिड पर क्या है बेटा, सिस्टीन है। ठीक है, इसके 7th अमाइनो एसिड पर क्या है बेटा, सिस्टीन है। और इसके 19 अमाइनो एसिड पर क्या है बेटा, सिस्टीन है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए बनता है। और ये क्या है, ये मैच्योर्ड इंसुलिन है। ये इंपॉर्टेंस है सिस्टीन अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अमाइनो एसिड इसमें 30 है, इसमें 21 है। टोटल अमाइनो एसिड कितना होगा बेटा, 51 अमाइनो एसिड। तो ये आपका क्या था बेटा, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम था। उसके बाद नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में आप खाली इतना लिख लीजिएगा, नॉन केराटिन बनाना है क्या, बनाना है। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में आप लिख लीजिएगा मल्टीलेयर्ड बट नो केराटिनाइजेशन, मल्टीलेयर्ड बट नो केराटिनाइजेशन, मल्टीलेयर्ड बट नो केराटिनाइजेशन, मल्टीलेयर्ड बट नो केराटिनाइजेशन। जैसे एग्जांपल में लिखिएगा ओइसोफेगस, दूसरा इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, सभी चाय पीते हुए मुंह जला है, हाँ जला है ना। ऊपर जो अपर लेयर आपको दिख रही है किसकी है, पैलेट की। पैलेट समझते हो ना, तालू जिसको कहते हैं। ये आगे की तरफ हार्ड पैलेट है, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट। जनरली हार्ड पैलेट में जलता है ना, और आप जबान लगाओगे तो छोटे छोटे हल्के हल्के उभार दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये अपनी जबान से टच करके देखो अपने तालू का आगे वाला हिस्सा, ऐसे आपको छोटे छोटे उभार दिखाई पड़ता है ना, उभार। इसको हम रीगे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम रीगे कहते हैं। इसका काम यही होता है मैस्टिकेशन वगैरह में क्या करना, खाने को चबाने में ये मदद करते हैं हमारे। तो ये जो इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स है, अपर वाला रीजन है, ये आपका बना होता है इसका नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का ही बना होता है। जब आप जल जाते हो तो क्या होता है, उसकी अपर लेयर निकल जाती, बट उससे ब्लड नहीं आता, उससे ब्लड नहीं आता। मतलब ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि हमारा जो एपिथेलियम है उसके अंदर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, है ना। तो इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स ये हो गया। इस पॉइंट में लिखिएगा कि जैसे इनर लाइनिंग ऑफ द चीक्स में, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है नॉन केराटिनाइज्ड, कैसा है ये, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये लाइनिंग पाई जाती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। उनमें एक नाम है आपका, जैसे डक्ट ऑफ सम ग्लैंड में, उस डक्ट का नाम क्या लिखा था हमने, कोई सी भी ग्लैंड आप देख सकते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड वगैरह। इन द डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड, सम ग्लैंड्स, इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो होती है आपकी बेटा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर जो सी है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा, क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लिए कर रहा है। सी स्टैंड फॉर द क्यूबॉइडल। ये बेसिकली पैंक्रियाटिक डक्ट और सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। पैंक्रियाटिक डक्ट और सैलिवरी ग्लैंड। और ये जो आप देख रहे हो ना, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। हमारा जो बॉडी प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। माउथ से शुरू होता है, एनस से खत्म होता है। हमारे माउथ में जो एपिथेलियम की लाइनिंग है वही हमारे एनस में भी है।
यानी कि चीक्स में लाइनिंग है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सेम लाइनिंग हमारी एनस में भी है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये बात याद है। मतलब जहां से हम शुरू हुए थे वहां पर, अगर जहां पर हम खत्म हो रहे हैं वहां पर दोनों का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम टिश्यूज का बना हुआ है। ठीक है ना, पॉइंट याद कर लेना। अब आपका आखिरी पॉइंट आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। लिख लिया आपने? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम है यूरोथेलियम। इसका दूसरा नाम होता है यूरोथेलियम। नाम से समझ में आ रहा है ना, ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेट करेगा, इससे रिलेट करेगा, यूरिनरी सिस्टम से रिलेट करेगा। इसके अंदर बेटा 4 से 6 लेयर होती है, 4 to 6 सेल्स लेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता, मतलब नीचे जिसके ऊपर बेस पे लगा रहता है, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन ना होने की वजह से, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना होने की वजह से, ड्यू टू दिस इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती, इसके अंदर स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती। क्या होगी इसके अंदर? स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, ड्यू टू दिस it has ability to stretch, ability to stretch। इसके अंदर क्या होगी बेटा? एबिलिटी टू स्ट्रेच। मल्टी लेयर्ड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। अब इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है प्लास्टिक एपिथेलियम। इसीलिए इसका क्या नाम होता है बेटा दूसरा? प्लास्टिक एपिथेलियम भी कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा? एग्जाम्पल, यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी होती है कि नहीं? तभी तो मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स हमको महसूस होता है, भाई हमें यूरिनेशन के लिए जाना है। कैसे पता चलेगा? जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आकर के रश करेगा, उसके अंदर ढेर सारा यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, तो उसकी वॉल जो होगी वहां पर क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होगा और उसका मैसेज कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन में जाएगा, इसलिए हमारे मेडुला में जाएगा, और फिर वहां से वो मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होगा, और फिर हम क्या कहेंगे बेटा? अब हमें जाना चाहिए मिक्ट्यूरेशन के लिए या यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए। ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? ये हमारा जो स्ट्रेच एपिथेलियम है या प्लास्टिक एपिथेलियम, जिसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। सिर्फ 2 जगह इसकी लोकेशन पूछेगा, लोकेशन और भी हो सकती है। ठीक है, पहला लोकेशन क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा यूरेटर, दूसरा क्या है बेटा? यूरेटर। और तीसरा क्या? यूरिथ्रा। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो नाम है क्या? क्या हम इसमें यूटेरस को इंक्लूड कर सकते हैं? यूट्रस में भी तो स्ट्रेचिंग होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा ड्यूरिंग द लेबर पेन, ड्यूरिंग द बर्थ, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा पेन, उसी पेन को हम क्या बोलेंगे? लेबर पेन। जितना ज्यादा लेबर पेन उतना इजी चाइल्ड बर्थ, उतना ही इजी चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, नाउ लिख लिया इसको। अगला पॉइंट है बेटा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, जैसे एक आपका होता है न्यूरो एपिथेलियम, न्यूरो एपिथेलियम,
न्यूरोएपिथेलियम में आपका आ गया रेटिना। क्या आ गया? रेटिना। कहाँ होती है रेटिना? किस जर्मिनल लेयर से ये ओरिजिनेट हुई? कब? नर्वस सिस्टम से, दिमाग में बैठा लो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सब एक्टोडर्म से डेराइव्ड होंगी। ना तुम एंडोस में जो है इंक्लूड करना और ना ही तुम उसमें जो है मीजो करना। नर्वस सिस्टम से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो सब किससे डेराइव्ड होंगी बेटा? एक्टोडर्म से डेराइव्ड होंगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जितनी चीजें हैं वो एंडोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू, बोन, ब्लड, मसल्स, ये जितनी चीजें बन रही हैं वो सब मेसोडर्म से बन रही हैं। इस पे हर साल एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, कंफ्यूज आ जाते हो तुम लोग। हाँ, अब सोचो अगर यही क्वेश्चन रमन ने नीट के एग्जाम में गलत किया होता और वापस आती, कोई जिंदगी अपने आप को माफ नहीं करती। इतना हल्का सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास 9 का बच्चा कर लेता, अब इससे गलत। बेटा जितनी गलतियां करनी यही करो, यही करो, वहां पर मत करो। न्यूरोएपिथेलियम, रेटिना और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन कहाँ होती है? बोलो। नोज में। कौन सी मेम्ब्रेन कहलाती है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन? श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको हम? श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। At a time we can differentiate 10,000 types of smell by this olfactory membrane or Schneiderian membrane। एक टाइम पर हम जो है 10,000 किस्म के जो है स्मेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कमरे में घुसते ही पता चल जाता है कि किस चीज की स्मेल है, किस चीज की स्मेल नहीं है। ये किसकी वजह से होता है बेटा? इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की वजह से होता है। ये किससे इनर्वेटेड होता है? किस नर्व से? किस नर्व से? ऑल्फैक्टरी नर्व से इनर्वेटेड होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व की सप्लाई होती है और ऑल्फैक्टरी नर्व क्रेनियल नर्व कौन सी है? क्रेनियल नर्व नंबर 1 नहीं याद है ना? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, है ना? इस तरीके से 12 जो है नर्व है हमारे। तो न्यूरोएपिथेलियम हो गया बेटा। न्यूरोएपिथेलियम के बाद एक और एपिथेलियम आता है, इसको हम बोलते हैं बेटा मायोएपिथेलियम। मायो वर्ड आया कहाँ से? मसल से। शाबाश। मायो वर्ड आया कहाँ से? मायो का मतलब होता है मसल, ठीक है। मायो एपिथेलियम है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन इसमें होता है बेटा मेमोरी ग्लैंड। इसमें मेमोरी ग्लैंड। तो कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ग्लैंड्स पढ़ करके आइएगा डिटेल में, इतने एनसीईआरटी में है। ग्लैंड्स का पढ़ करके आइएगा, कौन कौन सा ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, कौन कौन सा ट्यूबुलर ब्रांच होता है, सेक्युलर ग्लैंड होता है, सेक्युलर ब्रांच होता है, ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड होती है। और फिर ग्लैंड्स में टाइप आते हैं आपकी, ऑटोक्राइन ग्लैंड आता है, पैराक्राइन ग्लैंड आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड आता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर में एक्टोक्राइन और एंडोक्राइन आता है ना। इसके बारे में ये मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट का। उसके बाद मैं कनेक्टिव टिश्यू भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अलग अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, टेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी में जितनी चीजें डायग्रामेटिक हैं वो सारी के सारे पॉइंट्स आप क्लियर करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप जो नोट्स बनाएं वो एनसीईआरटी की बुक के साथ लगा करके रखें और फिर एक कंसाइज नोट आप बना करके रखेंगे, जिससे रिवीजन में आपको आसानी हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।